नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हम देख चुके हैं पार्ट 7 और 7th पार्ट में हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में हमने बहुत डीप चर्चा करी थी और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। और कल जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, जो कि बहुत दुखद समाचार था। तो उसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि हमारे प्रणब मुखर्जी जी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो देखो, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि घोषणा कब करी गई और कब दिया गया। तो अगर पूछता है कि घोषणा कब करी गई तो यह 25 जनवरी 2019 को करी गई थी, और अगर पूछे कि दिया कब गया था तो यह 8 अगस्त 2019 को दिया गया था। और इसमें इनके साथ दो व्यक्ति और थे, जैसे कि भूपेन हजारिया और नानाजी देशमुख, हमारे दो व्यक्ति इनके साथ और थे। और थर्ड हमारे कौन हो गए, तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उनको दादा नाम से भी जानते हैं, जैसा आप सबको पता ही होगा। तो इनको दिया गया था। तो इसको डेट को याद रख लें कि 8 अगस्त 2019 था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर दिया। तो आज की वीडियो जो कि है जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 8 में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए इंडियन पॉलिटी के। तो बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ और चलते हैं आज की वीडियो क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और क्यों खास होने वाली है या वो ये देखते हैं, आप हमारे साथ अभी देखेंगे कि खास क्यों होने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और पूछा भी जाता है कि जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जैसे दोस्तों आपको पता होगा ना, हमारी सीरीज बहुत लंबे टाइम से चल रही है ना, और आपको बहुत सारा याद भी हो गया होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन में आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का लाया जाए, तो देखते हैं आपको कितना याद है उसमें। तो आप हो सके तो थोड़ा रिवीजन कर लें, क्योंकि हो सके कि ये मतलब कि कल या परसों या फिर एक दो दिन की इसमें गैप में आपके लिए मैं टेस्ट जरूर लेके आऊँगा। तो आप अच्छे से बने रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आप ऐसे इस सीरीज से बनते रहे, मतलब हमारे साथ बने रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि संघीय कार्यपालिका कौन से भाग में आता है। तो संघीय कार्यपालिका जो आता है वो हमारा भाग 5 में आता है। और संघीय कार्यपालिका में क्या होगा कि इसमें संघ संघ मीन्स कि जिसमें हमारा क्या है, राष्ट्रपति के बारे में मेन, उसके बाद हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में चर्चा होंगी, वो हमारा संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हमारा संघीय कार्यपालिका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि संघीय कार्यपालिका कौन से भाग के अंतर्गत आता है। तो यह आता है भाग 5 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में सेम उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे कैसे कि संघीय कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक, या बस फिर मतलब कि कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक आता है। तो ये याद करने का सिंपल तरीका है, अनुच्छेद 52 से 151, या इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 51 से 151 याद कर लें। याद करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, पर यहाँ पे याद रखना 52 है करके ना। तो याद करने का 51 से 151 याद कर लें, फिर ये सोच लें कि संघीय कार्यपालिका है तो 52 करके ऐसे याद कर लें इसको। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। इसको 2-3 बार बोलोगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमारा बनता है वह बन रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह किस अनुच्छेद में हमारा बोला गया है, तो यह बोला गया है हमारा अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट अभी यह भी याद रख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। और किसी ने यह क्वेश्चन पूछ दिया तो आप सोच में पड़ जाएंगे, यार मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार बन सकता है। तो किसका आएगा 1 बार, किसका आएगा 2 बार, कोई बोलेगा 5 बार। तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी भी बार बनाया जा सकता है। ठीक है, और अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है, ये भी पूछ सकता है ना। तो इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है करके। बट अगर पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि निर्वाचन होता है या मनोनीत जो होता है यह किस विधि द्वारा होता है, तो यह होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि निर्वाचन होता है, मनोनीत नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो देखो, जो संघ की कार्यपालिका मीन्स कि जो जितने भी कार्य करने होते हैं,
तो उसका जो शक्ति मतलब मेन जो पावर होता है वह कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। और कौन सा अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है, तो अनुच्छेद 53। देखो आपको अनुच्छेद याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, पर अगर आप बार बार इनको रिपीट करेंगे ना कि कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 53 में दी गई है ना, यहाँ से वैसे याद कर सकते हैं। और एक पॉइंट और जो कि आपको नॉर्मली पता भी होगा कि राष्ट्रपति हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, या ठीक है, सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है कि हाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो यह बोला गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, 54 में हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है। देखो क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसका मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, या फिर इसमें बोल सकते हैं कि उसका इलेक्शन, हाँ इलेक्शन निर्वाचन में आ जाएगा। तो ऐसे मतलब कुछ भी 4 पॉइंट पूछ देगा और आपको उसमें से ऑप्शन होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप नाम ही ऐसे याद रखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना। तो यह कौन से में था, 54 में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के समान है। देखो अगर संविधान के अनुसार जैसे बोला जाए कि उसकी संवैधानिक स्थिति किस देश के समान है, तो ये किसके समान है, तो ये ब्रिटेन के समान है। यहाँ इसको पॉइंट को आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। देखो अनुच्छेद बहुत सारे आ रहे हैं, पर ये क्या है कि 52, 53, 54, 55 एक सीरीज में है, तो आप इनको अच्छे से याद भी रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता किस में, तो अनुच्छेद 58 में। बाकी जो योग्यता होता है ना वो सबकी एक ही जैसी होती है कि कोई पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, उसकी आयु, है ना, तो अलग अलग पद के हिसाब से आयु तो अलग अलग होती है, पर ये चीज़ें हमारी क्या है सब में कॉमन होती हैं। तो ये आप इसको अगर एक दो बार कहीं पढ़ लेंगे बुक में तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे कि क्या क्या योग्यताएं हर किसी की हमारे जो संविधान में कोई भी जो पोस्ट होती है या पद होता है उसमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल जाएंगी। आगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। अब ये क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के पूछ देगा ना, कितनी बार पूछ देगा कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या पूछ देगा अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट आपके लिए एक ही साथ ले आया हूँ कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर यहीं पर राष्ट्रपति के अगर अंडर थोड़ा जाऊँ तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो राज्य का होता है उसके लिए भी हमारी 35 वर्ष ही आयु होती है। ठीक है, न्यूनतम ये हो गई, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 110 साल, 120 साल, 200, 400, 800 कितने भी उम्र का व्यक्ति बन सकता है, बस उसका मानसिक संतुलन बना होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में मतलब मस्तिष्क से हिल गया बंदा बना है राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मतलब कि मानसिक संतुलन अच्छा रहना चाहिए तब बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं जो कि है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति किस देश से ली गई है। तो जो चुनाव होगा यह किस देश के उससे ली गई कि हाँ जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा, उसको हम ऐसे कोई भी एक व्यक्ति को उठा के नहीं बोलेंगे कि हाँ ये बन जाए करके, उसका चुनाव होगा। ये कहाँ बोला गया, तो यह आयरलैंड के हमारे संविधान में बोला गया है, मतलब कि आयरलैंड के वहाँ से संविधान से या कौन से देश के वहाँ से ले रखा है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक बात और कि आयरलैंड की कैपिटल आई थिंक आप सबको याद होगी, डबलिन, है ना। तो यह पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि आयरलैंड की हमारी कैपिटल क्या है, तो आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं जो कि है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है भाई जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, तो ये होते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम जो हमारा न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि राष्ट्रपति को शपथ मतलब मीन्स की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। मीन्स कि किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, तो ये किसको सौंपेंगे, तो यह सौंपेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक,
और कुछ हमारे मित्र भी दिमाग लगा रहे होंगे कि अगर राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो, तो कौन दिलाएगा? तो वहाँ पे उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो भी शपथ दिला सकते हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश के बाद जो कि वहाँ पे पोस्ट पे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। बाकी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको मतलब किसको सौंपेंगे? तो यह उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन पे क्या है, महाभियोग चलाया जाएगा? तो महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में हमारा बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में? तो 61। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 61 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के पूछता है, चाहे कैसे भी पूछता है, पर पूछता है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है। तो यहाँ इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको लर्न करके मतलब अच्छे से लर्न कर लें, घोंट लें या इसकी लस्सी बना के पी लें, कुछ भी करें पर इसको याद कर लें। अब एक बात और है कि चलो आपने इसको घोट के पी भी लिया, याद भी कर लिया। अब एक बात याद रखने की यह है कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कितने दिन पहले सूचना देनी चाहिए राष्ट्रपति को कि हाँ भाई हम तुम पे क्या है, महाभियोग लगाने वाले हैं। तो किस दिन पहले बताना पड़ेगा? तो 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हाँ आप पे महाभियोग लग सकता है, या ऐसे ऐसी बातें चल रही हैं कि आप पे महाभियोग लग सकता है। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता देना चाहिए कि हाँ, बताइए रूल है कि हाँ बताना है, ताकि राष्ट्रपति भी हाँ अपने उसके खिलाफ मतलब अगर उनको कुछ लगे कि हाँ कि कुछ सबूत है मेरे पास, तो दे सकें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका, अमेरिका की हमारी कैपिटल कौन सी होगी? तो वाशिंगटन डीसी। ये जैसे कि आप पता है ये करें ना, हम जैसे आप नाम याद करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ अनिल बहुगुणा, तो अनिल मेरा नाम है, बहुगुणा मेरी क्या है, कास्ट है, तो मैं इसको क्या हमेशा मैंने याद कर लिया कि हाँ, अनिल बहुगुणा। एक अनिल नेम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो वैसे यहाँ पे क्या अमेरिका, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, तो अमेरिका वाशिंगटन डीसी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, इसको ऐसे ही याद कर लो, है ना? उसका नाम के साथ उसको ये मान लो कि उसकी कास्ट है, चलो ये उसको साथ में अमेरिका की कास्ट क्या होगी, वाशिंगटन डीसी उसकी कास्ट होगी, याद कर लो भाई इसको साथ में, है ना? नहीं तो बुरा लग जाएगा उसको। तो ये दोनों साथ में रखें। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओ ये तो रिपीट हो गया। भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भाई ये तो तुमको अच्छे से लर्न हो गया, उपराष्ट्रपति को देता है। अब इस पे भी अगर किसी भाई का दिमाग चल रहा है, किसी मेरे मित्र का दिमाग चल रहा है अच्छा वाला, वह दिमाग चलना चाहिए। पता है जब आप पढ़ रहे हो ना, तो माइंड में क्वेश्चन आनी चाहिए, हाँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, राष्ट्रपति सबसे उच्च पद पे क्यों होता है, या फिर कभी बाहर से आक्रमण हो गया तो फिर राष्ट्रपति को ये पावर क्यों होती है कि वो कोई भी, जैसे कि अगर बाहरी आक्रमण हो गया तो कोई भी अगर बोलें कि हाँ यहाँ से भाई गोलीबारी कर दो, ये कर दो, तो इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है ना? या सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐसे क्यों हैं? तो ये माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कितनी बार। तो वैसे ही है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको देने वाला था, पर भी बता देता हूँ कौन संभालेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही हमारा कार्यभार संभालता है। अगर हमारे राष्ट्रपति भी तथा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति ने क्या है, अपने पद से त्याग दे दिया भाई, उपराष्ट्रपति भी क्या है, कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए कहीं चले गए घूमने के लिए। अब भाई कौन संभालेगा देश को? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कि देश को संभालेंगे, है ना? ठीक है, बाकी आप सबको मैं बता ही चुका हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी के बारे में, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम, क्योंकि इसी पार्ट को बनाता पर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मुझे पता है आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो आपके टाइम की कीमत को देखते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। तो अगली वीडियो में जो होगा हमारा वो होगा कि राष्ट्रपति पे कौन कौन सा अधिकार होते हैं, या धन विधेयक लाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में होता है ना? ये और 108, 110, 111 इनमें क्या क्या है इन अनुच्छेदों में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे तो आपको पता ही होगा, बीच में कौन बने थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, इन सबके बारे में करेंगे चर्चा अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और कि हाँ वैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कभी भी महाभियोग अगर लगाना हो
तो यह किस सदन में पास होना चाहिए? तो यह किसी भी सदन में पास हो सकता है, अगर महाभियोग लगाना हो तो किसी भी सदन में पास हो सकता है। ठीक है? तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो पक्का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शेयर करने में बिल्कुल ना शर्माएँ और ना कंजूसी करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।